हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर 11 स्टार्ट किया था। चैप्टर 11 है हमारा वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने उसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने वर्क के बारे में देखा था कि काम क्या है, ठीक है। वर्क के बारे में हमने बेसिक चीज़ें, साइंटिफिक वे में वर्क की डेफिनेशन क्या है, हमने उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी से हम अपना स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वर्क के रिगार्डिंग जो भी हमने बात की थी साइंटिफिक टर्म्स में और लेमैन टर्म्स में, हम एक बार उसको फटाफट से विद इन 2 मिनट्स रिकॉल कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट अप विद एनर्जी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या बात की थी? वर्क क्या होता है? हम बोल देते हैं काम, कि कुछ भी काम कर रहे हैं कि अरे बड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो वो हार्ड वर्क क्या है कि जो हमारी लेमन टर्म्स में जो वो वर्क होता है, हार्ड वर्क है या वर्क है, वो साइंटिफिक मैनर में उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम रिगार्ड करते हैं उसको, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से रिकॉल कर लेंगे। जैसे कि एक रॉक है, ठीक है, एक चट्टान है, तो एक पर्सन उस पर पूरा का पूरा अपना जोर लगा रहा है और वो थक गया, लेकिन वो चट्टान नहीं हिली, उसने जोर लगाया। अब जोर लगाने में क्या होगा? वो थकेगा, उसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे? भाई इसने तो बहुत मेहनत करी है,
बहुत मेहनत किस में करी, क्योंकि उसने फोर्स लगाया, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। तो हमारे लिए क्या है कि नॉर्मल वे में कि हाँ बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया है, बट इन साइंटिफिक मैनर इट इज़ नॉट अ हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस क्या कहती है कि कोई भी अगर वर्क कहना है तो वर्क कहने के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स होने क्या ज़रूरी है यहाँ पे हमारे लिए कि पहला कि फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि जो रॉक थी उस पर फोर्स तो लगा रहा था, दम तो लगा ही रहा था बेचारा, तभी तो उसकी एनर्जी ड्रेन हुई, क्योंकि वो दम लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, बिल्कुल सही है। बट द सेकेंड कंडीशन इज कि वो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, हिलना भी चाहिए अपनी पोजीशन से, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो अब उसकी पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या था कि वो जो चट्टान है, वो रॉक है, वो अपनी जगह से हिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। इसीलिए लेमैन टर्म्स में तो वो वर्क था, हार्ड वर्क था इनफैक्ट, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में वो काम नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो साइंटिफिक टर्म्स में क्या है कि दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी, एक से काम नहीं चलेगा, किसी भी एक से, दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ वर्क हुआ है। वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कि फोर्स लगना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, वो डिस्प्लेस होना चाहिए, अपनी पोजीशन से हटना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी साइंटिफिक डेफिनेशन। उसके बाद हमने बात की वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कि एक ही फोर्स लगाते हुए जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमने दो सिचुएशंस की बात की थी। एक सिचुएशन की हमने क्या बात की थी कि जब हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, मतलब अगर हमें उसको लेफ्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो हम जो फोर्स है वो भी लेफ्ट की तरफ ही लगा रहे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हमने क्या कहा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरफ से लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए हम फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं? राइट साइड से लगा रहे हैं, ताकि हम उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो वो क्या चीज़ है? वो क्या है? वो ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर हम वर्क की एसआई यूनिट की बात करें, तो वर्क की एसआई यूनिट हमने कैसे ली थी? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि वर्क क्या है? इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है, तो उसको हमने कह दिया 1 न्यूटन मीटर। तो वो जो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर वर्क की एसआई यूनिट है, या फिर उसको क्या भी बोला जाता है? 1 जूल। जूल। तो वर्क की मेनली जो कॉमनली यूज की जाती है वो जूल की जाती है। ठीक है, तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था। नाउ टुडे विल स्टार्ट रिगार्डिंग एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। अब एनर्जी के बिना, ताकत के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। क्यों है? क्यों है? ऊर्जा के बिना लाइफ को हम इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज जो भी हम काम करें, अभी आप जो ये लेक्चर सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से सुन रहे हो। ठीक है, अब इस मोबाइल फ़ोन को चलने के लिए चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और चार्जिंग कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। चाहिए हमें, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। हर हम अपने हर उस पे देखेंगे, हर स्टैंड पे, हर कदम पे, तो कहीं ना कहीं इन वन वे और दी अदर हमारी एक्टिविटीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। अब वो बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड इंक्रीज देखने को मिल रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? अब एनर्जी मेनली आती कहाँ से है? द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। सन क्या है? सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, नेचुरल, जो कि हमेशा रहेगा, रिन्यूएबल है।
Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth and the tides. तो काफी सारे सोर्सेज जहां से हमें एनर्जी मिल सकती है. कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? अदर सोर्सेज की भी हम बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं काफी इजीली. द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गेव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. सिमिलर चीज है, जैसे वर्क के लिए हमने बात की थी कि वर्क हमारे लिए जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका मतलब अलग है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब डिफरेंट है. तो एनर्जी के केस में भी बिल्कुल सेम थिंग है. हमारे लिए अलग है डे टू डे लाइफ में यूज करना एनर्जी, और जो साइंटिफिक टर्म्स में यूज करते हैं उसका मीनिंग एक अलग है. एक डेफिनेट मतलब प्रिस्क्राइब डेफिनेशन दी हुई है, जैसे वर्क में हमें 2 कंडीशंस दी हुई थी चेक करने के लिए. So let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर एक जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते तो जो बैटिंग करता है, बैट्समैन होता है, वो क्या करता है, बॉल को अपनी एनर्जी लगा के, हम उसको बोलते हैं एनर्जी, कि अपनी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के उस बॉल को हिट किया. ठीक है, तो बॉल को हिट किया तो वो बॉल जाके किसी ना किसी चीज से टकरा जाएगी. या फिर अगर हम कहें कि एक फास्ट मूविंग बॉल है, जैसे जो बॉलर है वो बॉल डालता है, बिल्कुल वो क्या करता है, अपनी पूरी ताकत लगा के बॉल डालता है. क्यों डालता है? ताकि वो बैट्समैन को आउट कर सके. तो वो विकेट पे जाके लगेगी, विकेट जो है वो दूर जाके गिरेगी, क्योंकि उस पर बॉल लगेगी. वो जितने फोर्स से होगी उतनी ज्यादा विकेट हमें डिस्प्लेस होती हुई देखने को मिलेगी. ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे कि भाई बहुत ताकत लगाई है. या फिर जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर हमें कील ठोकनी है. हम उसको ठोकते कैसे हैं? अगर आप बिना दम लगाए हल्का हल्का सा करोगे, क्या वो ठुकेगी? नहीं. हम हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा लेके उसको तेज तेज मारते हैं. जब हम उसको तेज तेज मारेंगे, थोड़ा हम उसको दम लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो वो क्या है, वो जो कील है, वो नेल है, वो वुड के अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ताकत लगा रहे हैं. We have also observed children bending a toy, such as a toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come to its original position when the force is withdrawn. However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the objects acquire through different means the capability of doing work. An object having a capability to do work is said to possess energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. ठीक है, so how does an object with energy do work? तो अभी यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, सिर्फ कि जैसे अभी हमने लकड़ी और हथौड़े की बात की, कि अगर हम उस हथौड़े को जितनी हम ताकत से मारेंगे उतनी ही जल्दी हम उस जो कील है उसको लकड़ी के अंदर ठोक पाएंगे. या फिर अगर जैसे एक बैलून है, गुब्बारा है, बैलून हम फुलाते हैं, फुलाने के बाद हम उसको दबाते हैं, थोड़ा सा ना दबा के भी देखते हैं कई बार. तो अगर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बहुत तेज नहीं दबाते, हम उसको हल्का हल्का सा दबाते हैं. अगर कोई बच्चा भी तेज दबा रहा है तो हम कहते हैं कि अरे अरे फट जाएगा, तेज मत दबा. वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस पर प्रेशर डालेगा, प्रेशर डाला जाएगा उस बैलून पे, जितना ज़्यादा उसको दबाया जाएगा वो क्या होएगा, बर्स्ट अप हो जाएगा, वो फट जाएगा, गुब्बारा फूट जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो है, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें क्या है, इनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, अलग अलग तरीके से उनका अलग अलग तरीका है काम करने का. तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की जिसकी कैपेबिलिटी है काम करने की, अब जब वो काम करेगा तो वो काम कैसे करेगा? अगर हम भी हैं, हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ये लेक्चर ले रही हूँ,
तो मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रही हूँ ना, मैं बोल कैसे पा रही हूँ? अगर मेरे अंदर ताकत ही नहीं होगी, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, क्या मैं बोल पाऊंगी? या क्या मैं अपना माइंड इतना प्रॉपर तरीके से चला पाऊंगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं? मैं नहीं कर पाऊंगी। तो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी होनी ज़रूरी है। हर काम एनर्जी के साथ ही होता है। तो जो ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, अब जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं भी पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है। और वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है उसमें एनर्जी गेन हो जाती है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कि अब जिसके पास एनर्जी है ज़्यादा, वो क्या कर रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट पे उस एनर्जी से वो क्या कर सकता है? दम लगा सकते हैं। जैसे कि वो हैमर है, उस हैमर के पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने हाथ में पकड़ के हम उसको हैमर को मार रहे हैं, तो हम उस हैमर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है? अब ये लूज और जो ये गेन वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या था? कि एक पर्सन है, उसने उस हैमर को पकड़ा, वो पर्सन उस हैमर के ऊपर एनर्जी लगा रहा है ताकि वो हैमर से वो उस कील को हिट कर पाए। तो उस पर्सन की एनर्जी तो लूज होगी, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी जितनी लूज हो रही है उतनी ही एनर्जी उस हैमर के अंदर आ रही है। हैमर के अंदर एनर्जी आ रही है, तभी तो वो हैमर उस नेल को उस कील को ठोक पा रहा है ना। ठीक है। तो वो क्या करता है कि दूसरे के ऊपर, अब उस हथौड़े के अंदर एनर्जी आई, तो जिसके अंदर एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो वो हथौड़ा क्या कर रहा है? उस कील के ऊपर फोर्स ही तो लगा रहा है, तभी तो वो कील अंदर जा पा रही है ना। When this happens, energy is transformed from the former to the latter. अब क्या हुई? एनर्जी ट्रांसफर हो गई। जैसे कि वो जो पर्सन जिसके हाथ में हैमर है, उस पर्सन से उस हैमर में एनर्जी ट्रांसफर हुई, और फिर हैमर ने क्या किया? उस एनर्जी को उस नेल पे एक्सर्ट कर दिया, उस फोर्स एक्सर्ट कर दिया उस कील के ऊपर। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। अब उस हथौड़े को क्या हुई? एनर्जी मिली थोड़ी सी हमसे, उस एनर्जी मिली, तो उसने क्या किया? काम किया। उसने क्या किया? काम, कील ठोक दी उसने। Thus, the first object has the capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. तो हम क्या कह सकते हैं? हर एक वो ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो काम कर सकता है। ठीक है। The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. तो जो काम कर सकता है, मतलब जिसके पास एनर्जी है वो काम करेगा। तो एनर्जी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कि उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की। वो काम उतना ही कर पाएगा ना जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो वो कितना काम कर पाएगा, उससे हम एनर्जी का एस्टिमेट लगा सकते हैं कितनी होगी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो एनर्जी और वर्क दोनों की ही एसआई यूनिट सेम होती है, जूल। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज। किलो जूल का क्या मतलब है? 1000 जूल। जैसे हम मीटर किलोमीटर लेते हैं ना, 100 किलोमीटर है, 1 मीटर में कितने 1000 किलोमीटर होते हैं, तो ऐसे ही 1 जूल में 1000 किलो जूल होते हैं ना। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की भी हमें वेरियस फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। कैसे? लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वेरियस फॉर्म्स क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारी कौन सी है? जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारी कौन सी एनर्जी आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जी होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। दूसरी हमारी हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो हमें वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, मतलब फॉर्म्स है अलग अलग एनर्जी की। तो अगर हम इनको डिटेल में बात करें, तो पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, गति ऊर्जा। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्मॉल। हम बात करते हैं ना कि अरे यार टाइम नहीं है, काम जल्दी खत्म करना है, भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ का मतलब है कि ज़्यादा काम होगा, कम टाइम में ज़्यादा काम होगा। और अगर आपको बोला जाए कि आपको प्याज छीलनी है,
ठीक है। अब 2 पर्सन्स हैं, जैसे कंपटीशन होता है ना कि देखते हैं 1 मिनट में कौन कितनी ज़्यादा प्याज छीलेगा। बहुत वियर्ड सा एग्जाम्पल है, बट सिंस वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो 1 मिनट में कौन ज़्यादा प्याज छीलेगा, ठीक है। तो कौन ज़्यादा प्याज छीलेगा वो देखेंगे। तो अब क्या करेंगे उसमें कि भाई क्या पता चलेगा कि कौन किसकी स्पीड फास्टर है, कौन जल्दी छील पा रहा है। तो हम वो कैसे बताएंगे कि जिसने 1 मिनट ख़त्म होने पे जितनी प्याज छीली है। तो अब वो जिसकी ज़्यादा प्याज होगी, दोनों ने सेम उस पर सेम टाइम स्लॉट में किया 1 मिनट में, लेकिन जिसकी ज़्यादा प्याज होगी उसका मतलब क्या है, उसने जल्दी जल्दी काम किया है, उसने जल्दी किया है, इस वजह से उसका काम ज़्यादा हुआ है कि वो ज़्यादा प्याज छील पाया है, और जिसने स्लो किया वो उतना नहीं कर पाया। अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। मतलब एक मूविंग बुलेट है, बुलेट मूव करती है तभी तो किसी को जाके हिट करती है। ब्लोइंग विंड है, हवा चलती है तभी तो जो अभी अभी हवा चल रही है, कौन सी चल रही है, लू चल रही है ना, हॉट विंड, तो वो चल रही है तभी तो हम परेशान होते हैं इतना कि यार बिल्कुल लू लग रही है, जल रहा है बिल्कुल सब कुछ, है ना। बाहर निकलते हैं हम दिन के टाइम तो अरे यार बिल्कुल जल रहे, जलती हुई हवा लग रही है। तो वो क्या है, वो कुछ ना कुछ काम कर रही है, ठीक है। नाउ हाउ डज द बुलेट पियर्स द टारगेट। तो ये वही चीज़ है कि कैसे करेगी कि बुलेट, भाई बुलेट मूव करेगी तभी तो वो टारगेट की तरफ जाएगी। पड़े पड़े तो बुलेट किसी को हिट करेगी नहीं, वो बुलेट चलेगी जाएगी तभी तो वो किसी को हिट करेगी। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट एक्सेट्रा पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ये जो फॉलिंग कॉटन, अब यहाँ पे देखो जितने भी एग्जाम्पल है, फॉलिंग कॉटन मतलब जो कोकोनट, जो कोकोनट गिर रहा है मतलब वो मोशन में है, वो रेस्ट पे नहीं है। स्पीडिंग कार मतलब कार चल रही है मोशन में। रोलिंग स्टोन, वो स्टोन घूम रहा है, घूमता हुआ जा रहा है मतलब वो भी चल रहा है। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वो भी चल रहा है। तो क्या है सारी चीज़ें, इनको हम क्या करेंगे, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फिर क्या मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो हमें मोशन में देखने को मिल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कि अगर मैं बात करूं कि कार जो कि पार्किंग लॉट पे खड़ी है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि वो नहीं चल रही। अगर वही कार चल रही होगी, मोशन में होगी, तो उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। नाउ अभी जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होती है, फिर अब मोशन की वजह से है, तो मोशन जितना ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तो मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। So by definition we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। ठीक है, मतलब एक वेलोसिटी पे, एक सर्टेन स्पीड पे अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कि वो वेलोसिटी लेके आने के लिए काम कितना ज़्यादा करना पड़ा। वही वाली बात है, जितना काम किया उतनी ही एनर्जी है, जितना काम हो उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं एनर्जी का। सिमिलरली हम यहाँ पे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितना काम कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, उस हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी का एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होना चाहिए, मूविंग पोजीशन में होना चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो मूव कर रहा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। In the above situations, the energy gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जब हम, जैसे हमने बात की थी ना कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ काम कर रहे हैं तो हम उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, हमारी एनर्जी तो जा रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ रही है, गेन कर रहा है। तो वो जो एनर्जी गेन करते हैं ना, वो एनर्जी कुछ स्टोर भी कर लेता है। स्टोर करने का क्या मतलब है कि उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल दूँ, ट्राई भी करके देख सकते हो आप। मान लो हम स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब स्कूटी स्टार्ट करते हैं
स्टार्ट करके हम उसको उसमें रेस देते हैं, तब हमारी स्कूटी चलने लग जाती है। ठीक है, लेस से वो मोशन पे चली जाती है। अब अगर आपने क्या किया, आप चल रहे हैं, बीच में चलते चलते आपने क्या किया, उस स्कूटी को जो है आपने जो उसकी की है उससे वो स्कूटी ऑफ कर दी, स्कूटी बंद हो गई है। लेकिन वो स्कूटी बंद होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टेंट रुक जाएगी। जो चीज़ हमने मोशन में भी बात की थी, मोशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 में हमने बात की थी लॉज ऑफ मोशन में, वो एकदम से रुकेगी नहीं, वो स्कूटी चलती है, थोड़ा बहुत वो आगे तक चलती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जो हमने स्पीड दे के हमने उस पर प्रेशर लगाया, उसको स्टार्ट किया, उसके अंदर पेट्रोल था, उससे उसको एनर्जी मिली, स्कूटी को एनर्जी मिली तो वो चार्ज अप हो गई और वो चलने लग गई। तो क्या होता है कि वो जो उसको एनर्जी मिल रही है वो कुछ एनर्जी को स्टोर भी करती है अपने पास, कि जब उसको वो स्कूटी बंद कर दी, उसको वो एनर्जी मिलनी बंद हो गई, उसके बाद भी वो थोड़ी सी आगे तक मूव कर रही है। You transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to the band is its potential energy. अगर हमने वो एनर्जी ट्रांसफ़र करी है कि हमने एक रबर बैंड खींचा है, तो उस रबर बैंड के ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, मतलब एक जो खिलौने वाली होती है ना, उसमें हम चाबी भरते हैं, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक बार उसमें चाबी भरते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, वो कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उसकी वजह से चल रहा है। तो वो स्टोर हुई एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position और configuration। कि उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो भी उसके अंदर एनर्जी डाली है वो एनर्जी कुछ स्टॉक हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है, जो कि थोड़ी देर तक आगे तक चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग भी देखा होगा। वो स्प्रिंग का हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग पे एक बार प्रेशर डालो, एक बार उस पर एनर्जी लगाओ, उसके बाद वो स्प्रिंग ना उछलता रहता है। हमने एक बार उसको दबाया, एक बार उस पर प्रेशर डाला, एनर्जी लगाई है अपनी, लेकिन उसके बाद वो स्प्रिंग ना थोड़ी सी देर वो अप्स एंड डाउन वो जंप करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो गई। जब तक वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती तब तक वो जंप करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, मतलब एक ऊंचाई पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो एनर्जी स्टोर हुई है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने एक हाइट पे रख दिया, ऊंचाई पे कर दिया, तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। वो कैसे होगी? आपने बॉल देखी है, बॉल को जितनी नीचे से डालोगे वो बहुत जल्दी रुकेगी, और जितनी आप ऊपर से बॉल को फेंकोगे उतनी ही ज़्यादा वो बॉल क्या करती है, देर तक उछलती है, देर तक वो कहते हैं ना टप्पा खा रही है, देर तक वो बॉल जंप करती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड। क्योंकि जो उस पर फोर्स लगाया गया है, जो काम किया है, वो किस पे किया है? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। तो जब हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगाया है, अब उससे क्या हो रहा है, वो फोर्स, वो एनर्जी जो लगाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ उसमें स्टोर हो गई। अब जो ग्रेविटी है, जो अर्थ है, वो भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो नीचे आती है, लेकिन जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है अपवर्ड डायरेक्शन से, ऊपर की साइड से लगी है, उसकी वजह से वो ऊपर आती है, इसीलिए उस पर ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो एक हाइट से हमें देखने को मिलती है तो वो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। मतलब वो कितनी होगी कि भाई जितने ऊंचाई तक हम उसको लेके गए ना, क्योंकि ऊंचाई पे लेके जाने के लिए भी तो हमने काम किया। अगर मैं एक टेरेस से बॉल फेंक रही हूँ तो मैंने पहले उस टेरेस पे भी तो गई हूँ, उड़ी तो हूँ नहीं मैं, ऑब्वियस ही बात है। मैं उस टेरेस पे गई भी तो उस टेरेस पे जाने के लिए भी तो मैंने काम किया है ना, टेरेस पे गई हूँ, फिर मैंने ऊपर से फेंकी है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इट इज़ ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है,
कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अब उसको हम एक हाइट पे, ऊंचाई पे ले गए। अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, अब ऊंचाई पे लेके जाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है ना। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, मतलब उसके कितनी ऊंचाई पे या कितना फोर्स उस पर लगेगा वो वेट के अकॉर्डिंग है कि कितना फोर्स लगाना ज़रूरी है। द ऑब्जेक्ट गेन्स, जैसे कि अगर हल्की ऑब्जेक्ट होगी, जैसे प्लास्टिक की बॉल है, तो उस पर हम उसको ऐसे भी फेंक देंगे, उस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है, तो उसको ऊपर से फेंकने के लिए उसमें क्योंकि वेट ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको गिरने के लिए। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, ये हमने बात की है कि जितना काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी लगती है। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, अब अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम हुआ है उसको हमने बोल दिया वर्क। तो वर्क की हमने क्या बात की थी, वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको mg इंटू एच, mgh भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh, mgh कैसे आए, ये mg तो हमने फोर्स माना है कि भाई जो काम जो मास है उसका उसके हिसाब से होगा ना, कि भाई जितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का मास है उसको हमने m ले लिया और उस पर उसी हिसाब से ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने उसको क्या ले लिया mg। और h क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जितनी हाइट से हम कर रहे हैं, तो वर्क यहाँ पे क्या आ गया हमारा mgh। ठीक है, तो सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट्स इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो काम mgh हुआ है ना, तो जो काम mgh हुआ है उसी के इक्विवेलेंट ही हम एनर्जी लेते, तो एनर्जी कितनी लग आई है उसके अंदर, कितनी एनर्जी गेन की है उसने, mgh यूनिट्स। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E एंड कैपिटल P, EP से, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल सकते हैं mgh। It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved। मतलब जो ग्रेविटी की वजह से जो ये काम हो रहा है वो काम किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में हाइट का डिफरेंस कितना है। वही चीज़ की जितनी ज़्यादा ऊंची हाइट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा हाइट है। तो वो जो काम है ग्रेविटी का किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट पे है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बिल्कुल ये लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मान लो शू रैक है, छोटा सा शू रैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, या मान लो 3 फीट का है, ठीक है, 3 फीट का एक ऑब्जेक्ट है या 3 फीट की जगह है, मैं उस 3 फीट के ऊपर से 3 फीट से मैं उसको नीचे डाल रही हूँ एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉल को, तो उस पर और अगर मैं सिमिलरली 6 फुट से एक बॉल को नीचे डाल रही हूँ तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है उस पर, क्योंकि उनकी हाइट्स पे, क्योंकि वो जो पहली बॉल है इसमें 3 फीट का ही डिफरेंस है, तो उसमें जो एनर्जी होगी और जो एनर्जी उस बॉल में होगी जिसमें 6 फीट का डिफरेंस है उसमें फ़र्क आएगा। कैसे, जिसमें 6 फीट का डिफरेंस है उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो पाथ, वो रास्ता जिससे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। राइट, सो आज का लेक्चर गाइस इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा पोर्शन बचा है हमारे इस चैप्टर का, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। टिल नाउ कोई भी डाउट हो एक बार गो थ्रू कर लेना चैप्टर को। वैसे ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।